इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो विज्ञान विषय हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा जो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, उसका कुछ हमने थ्योरी करा था और उसी थ्योरी के बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको चेक करना है ऑप्शन में से कौन सी वस्तु जो है वह पदार्थ नहीं है। हमने पदार्थ के बारे में क्या जाना था, वह वस्तु जिसका अपना आयतन होता हो, यानी कि वह स्थान घेरता हो, साथ में उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए, तो वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन में। पानी, देखिए पानी क्या है, उसका द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है, तो इस हिसाब से ये पदार्थ हो जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये नहीं होगा। फिर लोहा का देखिए, लोहा का भी आयतन और द्रव्यमान दोनों होता है, तो यानी कि ये पदार्थ है और ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है, हम तीसरा जो है ऑप्शन है वो है हवा, यानी कि हवा का भी आयतन और द्रव्यमान दोनों होता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एक पदार्थ हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा पदार्थ नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए महक, महक क्या होता है, इसका आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, दोनों नहीं होता है। महक कुछ ऐसा है नहीं इसका आयतन द्रव्यमान, तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महक। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, यानी कि घनत्व का हमको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हमने घनत्व के बारे में क्या जाना था, यानी कि जो घनत्व है, घनत्व बराबर हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये क्या है, द्रव्यमान और आयतन दोनों अनुपात में है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि द्रव्यमान बटा आयतन कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान प्लस आयतन है, तो ये तो अनुपात में कहाँ हुआ, अनुपात में तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या है, देखिए आयतन बटा द्रव्यमान, ये तो नहीं होता है, होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर जो ऑप्शन है इसमें बोल रहा है कि द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये द्रव्यमान बटा आयतन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको चेक करने का दरकार नहीं है क्योंकि द्रव्यमान गुना आयतन है, ऐसा कुछ होता नहीं है ये। अब देखिए हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी आपको पूछे जल के घनत्व से अधिक कि कम, तो जैसे मान लीजिए ये जल है, ठीक है, जल है, ठीक है, तो जल में जो भी वस्तु, जल में क्या होता है, कुछ वस्तु तैरती है और कुछ क्या होता है, डूब जाता है। तो जो भी वस्तु तैरेगा यानी कि उसका घनत्व क्या होगा, कम है, तभी वो तैर रहा है। अगर मान लीजिए कोई डूब गया वस्तु, जैसे ये डूबा वाला वस्तु है, तो डूब गया मतलब क्या है, ये जल है, तो जल के घनत्व से इसका ज़्यादा है, मतलब कि ये अधिक है। ठीक है, घनत्व कम, तैर रहा है यानी कि जल के घनत्व से कम, डूब गया मतलब जल के घनत्व से अधिक। तो हमको ऑप्शन में देखना है कि वैसा कौन सा वस्तु है जो जल में डूब जाता है, तो उसी का घनत्व अधिक होगा। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं, ए नंबर ऑप्शन में क्या है, कॉर्क। कॉर्क मतलब क्या, वही बैडमिंटन खेलते हैं तो कॉर्क यूज करते हैं, देखिएगा पानी में फेंकेगा तो क्या होता है, वो तैरता है, वो नहीं डूबता है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा सही। ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा क्योंकि तैर रहा है। अब देखेंगे हम बर्फ़, बर्फ़ क्या होता है, वो भी तैरता है, मतलब जल के घनत्व से घनत्व कम होता है। दूसरा क्या है, लोहे की कील, देखिए लोहे की कील फेंकेंगे जल में क्या होता है, वो डूब जाता है, डूब जाता है मतलब क्या, उसका घनत्व अधिक होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। थर्मोकोल क्या, ये भी तैरता है, तैरता है मतलब क्या, घनत्व जल से कम हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्लियर। देखिए हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी तैरने डूबने वाला क्वेश्चन पूछे तो उसका संबंध घनत्व से होता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन पहला नंबर जो बोल रहा है कि निम्न तापमान, ठीक है, तो मान लीजिए जो बादल है वहाँ पे अगर निम्न तापमान हो जाएगा, क्योंकि जो बादल बनता कैसे, यहाँ से
वाष्पीकृत होकर जल जाती है और वो गर्म होती है और हल्की होती है, इस वजह से वो तैरते रहती है। तो इस वजह से जब गर्म रहता है तो वो तैरती है, और जैसे ही वो निम्न तापमान हो जाएगा, ठीक है, निम्न तापमान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संघनित होकर फिर वो बादल तो रहेगा ही नहीं, वो पानी गिरने लगेगा फिर वो। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। गति का कोई रिलेशन है ये नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए निम्न दाब है। अगर मान लीजिए दाब का क्या है, दाब जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर वो समानुपाती होता है तापमान का, यानी टेम्परेचर का। जैसे मान लीजिए हम दाब कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, बादल जो है संघनित होकर बारिश बरसने लगेगा, इसलिए दाब भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे निम्न घनत्व। सिंपल सा निम्न घनत्व, घनत्व अगर मान लीजिए बादल का कम हो जाएगा किसके अपेक्षा, वायुमंडल के अपेक्षा। जैसे मान लीजिए ये पूरा वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में ये बादल तैर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल, ये वायुमंडल है, वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है किसकी अपेक्षा, ये जो बादल है इस बादल की अपेक्षा ये अधिक होता है, और बादल का जो घनत्व है वो कम होता है, और इस वजह से जो बादल है वो आकाश में तैरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व। देखिए हमारा 5वां नंबर जो प्रश्न है वह यह है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है, माने किस, जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है। तो हम पहले गैस में देखते हैं। देखिए तो गैस के कण क्या होते हैं, और दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा अनियमित रूप से गतिशील होते हैं, ज़्यादा गतिशील होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि देखिए बी में क्या बोल रहा है, द्रव है, द्रव के कण गैस के कण की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा सटे होते हैं, तो इस वजह से इसके कण गैस की अपेक्षा ज़्यादा गतिशील नहीं होते हैं, जिस वजह से गतिज ऊर्जा भी इसमें गैस की अपेक्षा कम होती है। रही बात ठोस, इसके कण तो और ज़्यादा सटे सटे होते हैं गैस और द्रव से, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, गतिशील नहीं होता है ज़्यादा, और इस वजह से इनमें भी जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम नहीं होती है। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, देखिए इनकी डी नंबर, मेटलॉइड, जिसे हम उपधातु कहते हैं। तो धातु है तो ये भी आपका जो इसमें इसके कण जो है इसमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि इसके भी कण काफ़ी सटे सटे होते हैं, यानी ठोस ही है समझ लीजिए, तो इस वजह से क्या होगा, इनमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गैस में के कणों में कि जो अधिकतम, उस गैस के जो कण हैं उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। देखिए हमारा 6वां नंबर जो प्रश्न है वह यह है कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, माने कोई भी पदार्थ वो दृढ़ कब होगी, जब उसके कण काफ़ी सटे सटे होंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, ठोस, और दूसरा नंबर है माने ए नंबर ऑप्शन ठोस है, ठीक है, फिर द्रव है, फिर गैस है, फिर वाष्प है। अब देखिए इन सारे पदार्थ के कणों में किसके कण सबसे ज़्यादा सटे होते हैं, तो ठोस जो पदार्थ है इसके कण सब, इन सब में से, यानी कि द्रव, गैस और वाष्प, इन सबसे ज़्यादा वो सटे सटे होते हैं। तो ठोस के कण सबसे ज़्यादा सटे सटे होते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि इनके आणविक आकर्षण जो है वो सबसे अधिक होगी, इनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा 7वां नंबर जो प्रश्न है वो यह है कि ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। हम जानते ही हैं कि जो द्रव में क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस सारे विसरित होते हैं, तीनों विसरित होते हैं। तो हमको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में विसरण के नियम के हिसाब से कौन सा सही है। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है, देखिए द्रवों की विसरण दर, द्रव का विसरण दर देखिए, ठीक है, ठोस और गैस की तुलना में अधिक होती है। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गैस वाले जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच में काफ़ी दूरियां होती है, तो इस वजह से गैस में सबसे ज़्यादा विसरण दर है ठोस, द्रव और ठोस की अपेक्षा। और यहाँ प्रश्न में आंसर में बोल रहा है नंबर में कि द्रवों की विसरण दर ठोस और गैसों की तुलना में अधिक होती है, तो गैस से तो अधिक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। बी देखिए क्या बोल रहा है, गैसों की विसरण दर, ठीक है, द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। हाँ होता है, क्योंकि देखिए जो गैस वाले जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच काफ़ी दूरियां होती है,
और जिस वजह से क्या होता है कि द्रव और ठोस वाले जो पदार्थ के कण हैं उससे ज़्यादा उसमें विसरण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब सी और डी भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ठोसों की विसरण दर द्रव और गैसों की तुलना में अधिक होती है। ये हो ही कैसे सकता है? ठोस वाले जो पदार्थ के कण हैं उनमें तो गैप होता ही नहीं है, उसके बीच में रिक्त स्थान होता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से द्रव और गैस जो है वो वहाँ पे विसरित होगा? हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा ये। ठीक है, फिर देखिए, गैसों की विसरण दर द्रव और ठोस की तुलना में कम होती है। कम कैसे? इसमें विसरण तो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गैस वाले पदार्थ के कण हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हमारा 8वां नंबर जो प्रश्न है वो यह है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि पानी बर्फ़ बन जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा ये। फिर 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी खौलने लगता है, तो ये भी नहीं होगा। 50 डिग्री में भी ऐसा कुछ होता नहीं है, घनत्व अधिकतम होता नहीं है, तो बच क्या गया? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब आप याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का आप अगर आयतन की बात करें, यानी कि वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है उसका घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घनत्व और आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, साथ में कभी कभी आपको ऐसा प्रश्न पूछता है, मान लीजिए पानी को आप 2 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, आप अगर इसे 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप इसे ताप देते हैं तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी घनत्व की बात करें, ठीक है, चूँकि देखिए 2 से 6 के बीच में 4 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो अगर हम घनत्व बोलेंगे तो घनत्व में, पानी के घनत्व में क्या आएगा? तो पहले क्या होगा, जो घनत्व है वो बढ़ेगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो घनत्व मैक्सिमम हो जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा? घटने लगेगा। घनत्व की बात कर रहे हैं। वही जगह आप आयतन की अगर बात करेंगे ना, ये हो गया आपका डेंसिटी यानी घनत्व का। अगर आप आयतन की बात करेंगे तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व ज़्यादा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन वो सबसे कम हो जाता है। ये इसीलिए अगर आपको आयतन बोलेगा तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक में पहले क्या होता है? आयतन घटता है, फिर उसका 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। आपको ये पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि जल को अगर 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर उसको हम ताप देते हैं तो क्या होगा? उसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व क्या होगा? पहले बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसका फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर अगर आयतन की बात करें तो क्या होगा? स्टार्टिंग में यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक में वो घटेगा और उसके बाद फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है यानी कि जो आयतन होता है वो मिनिमम हो जाता है। क्लियर? देखिए, हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है वो यह है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, ठोस के पिघलने के दौरान इसका जो तापमान है वो क्या होता है? चेक करेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ठोस, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है, कोई भी ठोस पदार्थ कि ज़्यादा मजबूत है या कम मजबूत है, उसके अनुसार जो तापमान है घटेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तापमान क्या होता है? देखिए, वो बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, वो क्या रहता है? परिवर्तित नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। वो असला इसलिए देखिए क्योंकि जब भी कोई पदार्थ, ठीक है, अपनी अवस्था परिवर्तन करती है, जैसे कि ठोस जब पिघलता है तो तापमान जो है वो फिक्स रहता है, वो तापमान जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या, वो पिघलता कैसे है? उसमें एक गुप्त ऊष्मा होती है, वो काम करता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होता है
वो काम करता है और इस वजह से क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाता है। क्लियर। देखिए हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है वो यह है कि घनत्व पदार्थ का कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, घनत्व पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, यानी कि उसके लिए हमको चाहिए होता है द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, ये हमको चाहिए होता है। तो देखिए ये पहला जो हमारा ऑप्शन है वह है भौतिक। तो भौतिक गुणधर्म वह गुणधर्म होता है किसी भी पदार्थ का जिसे हमको फाइंड करने के लिए पदार्थ की जो भी गुण है उसका कोई भी रासायनिक प्रकृति में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, और अगर हम उसको हम फाइंड कर पाते हैं जो भी है, जैसे घनत्व जैसे बोल रहा, तो घनत्व के लिए हमको क्या है कि द्रव्यमान और आयतन दोनों चाहिए होता है। तो इसमें हम पदार्थ की कोई भी रासायनिक प्रकृति को हम नहीं बदल रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, घनत्व पदार्थ का भौतिक गुणधर्म हो जाएगा, रासायनिक नहीं होगा। क्योंकि रासायनिक गुणधर्म वह गुणधर्म होता है जिसमें पदार्थ की जो उसको हम पदार्थों को अभिक्रिया करवाते हैं और उस दौरान जो प्रभाव दिखाता है या फिर उसके बाद जो भी प्रभाव दिखाता है तो उसका रासायनिक गुणधर्म होता है। और घनत्व निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, द्रव्यमान और आयतन में हम क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ का इसमें कोई उसका रासायनिक प्रकृति को हम चेंज नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, घनत्व पदार्थ का जो गुणधर्म है वो भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो बाकी ये जो ऑप्शन है ये 11 नंबर जो प्रश्न है वो यह है कि किस प्रकार के पदार्थ के कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो पदार्थ के बारे में हम जब ने पढ़ा था उसकी अवस्थाओं के बारे में, तो देखा था कि हमने वैसे पदार्थ जिसके कण के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है वही क्या होता है, अत्यधिक अनियमित और अत्यधिक तीव्र जो है गति से वो मैंने तीव्र गति से वो गति करती है और अनियमित तरीके से वो गति करती है। तो देखेंगे कि कौन से जो पदार्थ हैं जिनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस, द्रव, गैस और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सब में देखेंगे तो ठोस की अपेक्षा द्रव में तो ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, द्रव वाले पदार्थ के कणों में, तो ठोस भी नहीं होगा। फिर गैस भी ऑप्शन में है, इसलिए गैस से भी मैंने द्रव वाले जो पदार्थ के कण हैं उससे भी ज़्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है, तो ये गैस सही हो जाएगा। क्योंकि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ऐसे नॉर्मल लैब में ही उसको हम बना सकते हैं, ऐसा नॉर्मल ये नहीं बनेगा। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के तहत जो पदार्थ की अवस्था हमें प्राप्त होती है वो लैब में ही होती है। इस वजह से क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा गैस, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है वह यह है कि बर्फ़ में पानी तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। अब हमेशा याद रखिएगा, हमने बताया था कि कोई भी तैर अगर रहा है पानी में तो उसका घनत्व कम होगा, वो तभी तैर रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ जो पानी में तैरता है क्योंकि पानी के घनत्व से उसका घनत्व कम होता है। अगर आप ऐसा देखें, जो वाटर है हमारा यानी कि जो पानी है उसका घनत्व 1000 kg पर मीटर की होता है। ठीक है, वहीं अगर आप बर्फ़ की बात करें, ठीक है, बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो 900 kg पर मीटर की होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका घनत्व कम इसलिए तैरता है। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा, जो बर्फ़ होता है, ठीक है, उसका 1/10 भाग वो ऊपर होता है। जैसे ये बर्फ़ है मान लीजिए और इसका ये नीचे ये पानी है, ठीक है, तो 1/10 भाग वो पानी से ऊपर होता है और नीचे में जो है 9/10 भाग यानी कि उसके आयतन का 1/10 भाग वो पानी के ऊपर होता है और उसका आयतन का 9/10 भाग वो पानी के नीचे होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, अधिकतम तरलता या फिर बहाव निम्न में से किसमें होता है। ठीक है, तो तरलता या बहाव किसमें होगा, ठोस ऑप्शन में आप देखिए, ठोस में तो होगा नहीं क्योंकि उसके जो कण है वो काफ़ी सटे होते हैं, तो बहेगा कैसे, उस तरलता तो उसमें होगी नहीं। अब आते हैं हम द्रव में और गैस में हम तुलना करते हैं। देखिए दोनों हैं, द्रव और गैस दोनों में हम तुलना करते हैं।
तो दोनों में देखिए आप पदार्थ, इनके जो कण हैं वो सबसे ज़्यादा गैप किस में है, मैंने उन किस में ज़्यादा रिक्त स्थान है, तो द्रव की अपेक्षा गैस में जो है ज़्यादा रिक्त स्थान है, तो इस वजह से इनमें बहाव द्रव की अपेक्षा ज़्यादा होगा। और डी नंबर तो इनमें से कोई नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं, और बी नंबर भी नहीं होगा, तो बचा क्या, गैस, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होने से उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप घनत्व का आप जो फॉर्मूला है वो जानेंगे आप, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन है, यानी कि अगर मान लीजिए घनत्व बढ़ता है तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, अगर घनत्व बढ़ता है तो आयतन क्या होगा, ये घट जाएगा। तो ये घनत्व बढ़ेगा द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा, और ये द्रव्यमान घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ये फंडा है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है कि पदार्थ के आयतन में वृद्धि होने से, मतलब हम वृद्धि कर दिए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व घट जाएगा, ये घनत्व जो है क्या होगा, ये घटेगा। ये तो किधर है ऑप्शन में, देखिए घटेगा किधर है, घनत्व घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा ये 15 नंबर क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग रसोई में खाना बनाने में करते हैं। तो खाना बनाने में देखिए हम क्या करते हैं, उसमें हम एलपीजी गैस यूज करते हैं, सीएनजी तो ये आपका ईंधन में यूज होता है, होगा नहीं, पेट्रोल यूज करेंगे, जले के मर जाएंगे। ऑक्सीजन का ही यूज करेंगे हम, ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं होगा, इतना सस्ता रहता तो कोरोना में आदमी लोग थोड़ी मरता, नहीं ना मरता। तो क्या यूज करते हैं हम लोग, एलपीजी। एलपीजी देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, यानी कि गैस को संपीड़ित करके हम लिक्विड के फॉर्म में सिलेंडर में डाले होते हैं। तो इसमें जो हम गैस यूज करते हैं वो आपका ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मेनली, ये गैस खाना बनाने वाला में हम उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।